नमस्कार आप सभी को। बहुत देर से इंतजार ये तमाम लोग कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि धारदार सवाल और उस पर आपकी बेबाक जवाब, ये अंदाज जो है उसके लिए बेइंतहा इंतजार हो रहा था। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लगभग 1.5 साल बीत चुका है, तो मोहन यादव जी से पहला सवाल ये कि 1.5 साल में अपने मध्य प्रदेश को कितना संवारा? देखिए, मध्य प्रदेश को लंबे समय से हमारी पार्टी के माध्यम से एक ये सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसने कई सारे सेक्टर में अपनी एक जगह बनाई हुई है। इसलिए ये मान के चलें कि हम केवल हमारा थोड़ा संशोधन कर देता हूँ, अभी 1.5 साल नहीं 1.25 साल है। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए समय की गणना की, हिसाब किताब की बारीकियां भी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ये 1.25 साल के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से कई सारी ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हुई है जिसके आधार पर मुझे लगता है कि हाँ, हमें अपने 1.25 साल के काम के आधार पर थोड़ा तो संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी पूरा जो टेन्योर होगा उसके बाद ही हम अपने इस टेन्योर के ऊपर बात करेंगे। बहुत चैलेंजेस भी आते होंगे, क्या आप वो चैलेंजेस बताना चाहेंगे? क्योंकि जैसे एक डॉक्यूमेंट्री थी, एक सीरीज आई थी जिसमें ये कहा गया कि जिन तक मकान पहुंचना चाहिए उन तक कई बार वो मकान नहीं पहुंच पाता है। कागजों में तो आ जाता है, लेकिन पंचायत वेब सीरीज में आपने देखा होगा, और अगर वक्त मिला होगा तो आपने देखा होगा। क्या इस तरीके के चैलेंजेस मध्य प्रदेश में भी हैं? देखिए, मैंने तो देखी नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि आंकड़े बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा वो गरीब की आंखें बता रही है, उनके बोल बता रहा है, उनके परिवार की भावनाएं बता रही है। अब ये कम बड़ी बात नहीं है, 8.5 लाख शहरी क्षेत्र के अंदर और 36,80,000 के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में हमने मकान बना करके लोगों के गृह प्रवेश करा दिए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ी बात है। आप विरासत और विकास इन दोनों को साथ ले जाने की ठान चुके हैं। देखिए, ये बात मैं तो मान के चलता हूँ कि मेरे से नहीं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल से भी जोड़ के देखो। आपने पूछा मध्य प्रदेश का, मैं मध्य प्रदेश का बता देता हूँ। ये बात सही है कि हम जड़ों से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जिस दिन जड़ों को छोड़ देंगे कोई पूछने वाला नहीं। भारत की जड़ों को अगर अपन देखेंगे तो हम अपनी उन सारी बातों का, जैसे विक्रमादित्य काल का आपने नाम लिया, आप बताइए 2000 साल पहले कोई शासनकर्ता खड़े होते हैं और अपने शासन में वीरता, धीरता, गंभीरता, न्यायप्रियता, दानशीलता, वो सारे गुणों से युक्त होकर के शासन की व्यवस्था के बलबूते पर इतने शासन की व्यवस्थाओं का इतना सफलता के साथ संचालन करते हैं कि उस समय के तत्कालीन आक्रांताओं ने जो देश भर में कब्जा कर लिया, शकों से देश को न केवल आज़ाद कराते हैं बल्कि सुशासन की स्थापना कराते हुए अपनी शासन व्यवस्था के एक एक निर्णय से जो आदमी तो आदमी विक्रम बेताल भूत को पकड़ ले, इससे बढ़कर क्या कोई शासनकाल करता होगा। अभी आप कभी मान के चलिएगा, हमारे जो, माफ करना, ये जो हमारा विक्रम संवत आने वाला है 2082, हमारी गौरवशाली विरासत है कि हमारे यहाँ संवत को लाने के लिए किसी भी महापुरुष के जन्म से या मृत्यु से उसको संवत से नहीं जोड़ते, उसके पुरुषार्थ से जोड़ते हैं। और उनका पुरुषार्थ कितना है ये विक्रम संवत बताएगा कि विक्रम संवत के लिए जब उनने प्रारंभ किया, अपने पूरे भूभाग के लोगों से, पूरे देश के लोगों का सबका कर्जा उनने अपने कोष से चुकाया। ये विक्रम संवत प्रारंभ करने का इतना जिसके पास अपने सामर्थ्य होना चाहिए, इतना वो उनका देश धनी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये केवल कर्जा चुकाने से, उज्जैन में विक्रम संवत जब प्रारंभ हुआ तो वहाँ ऋणमुक्तेश्वर महादेव है,
पूरे मुनादी करा दी थी कि जिस पे भी कोई कर्जा है, सब कर्जा देने वाला लेने वाले दोनों आ जाए, वो सब धन यहाँ से ले जाए, सबका कर्जा मुक्त हो जाए। लोगों ने कर्जा लिया, कर्जा जो जमा कराए कागज, पैसा दे दिया, फिर पूछा कि भाई अब ये तो आज हो गया, अब कल के लिए क्या करेंगे? आज तो कर्जा मुक्त होगा, कल फिर वापस काम चालू करना। तो विक्रमादित्य के काल में यह हुआ है कि उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आज तक का तो पूरा चुक्त कर दिया, अब आपको जितना और चाहिए वो भी ले जाओ बिना ब्याज का पैसा। ये शासन में जिसमें सामर्थ्य हो वो संवत चलाता है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा, हमें इस बात का गर्व है। विकास कैसे होगा? विरासत आप कह रहे हैं साथ लेकर चलेंगे, इससे विकास होगा क्या, कैसे होगा? देखिए, विरासत से विकास का सरल फार्मूला है। केवल विकास तो रावण ने भी किया था, तो नैतिकता थी क्या उसके पास? उसके तो लंका को सोना की बना दिया था उसने। तो हमारे लिए ये जो वर्तमान के समय में मेरिट को देखने का जो अंतर है, मेरिट से माफ करना, मेरिट का अपना महत्व है लेकिन नैतिकता का अपना महत्व है। हमारे यहाँ इस बात की प्राधान्यता सदैव से रही है, इसलिए इस भाव को जिंदा करने की जरूरत है कि वर्तमान के समय में हमारी जो जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों के साथ व्यक्ति जीना चालू करे। उस जीवन मूल्यों से छोड़कर जीवन जिएगा तो ये थोड़ा सा हमारे भारतीय दृष्टिकोण से तो थोड़ी कमी रह जाएगी। ये इतना ही बताना चाहूँगा। ये मेरिट वाली जो आपने बात की, राहुल गांधी का एक बयान याद आया। उन्होंने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरिट से काम नहीं चलता, नैतिकता भी होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मेरिट का सिस्टम ही गलत है, इससे पिछड़े वर्ग को मौका नहीं मिलता। शायद आपसे ये मुद्दा उन्होंने चुरा लिया, या आप दोनों अलग अलग सोच रहे हैं और बात मेरिट पर आकर अटक रही है? देखिए, राहुल गांधी कभी मेरिट में आए ही नहीं। वो कौन सी मेरिट कह रहे पता नहीं, वो जाने, उनका काम जाने। उनके परिवार वाले कहते कि उनको पढ़ने भेजा था वहाँ और पता नहीं क्या पढ़ के आए, और पढ़ने के बाद क्या दिख रहा देश जानता, भगवान जाने क्या स्थिति है। लेकिन मैं अपने तरह से ये कह सकता हूँ पक्का कि हमारे यहाँ जीवन मूल्यों के आधार पर जीने की जीवन शैली रही है, और जो उच्च आदर्शों के आधार पर जीवन जीने के जो प्रयास हो सकते हैं, उन्हीं आधारों पे हम अपनी मध्य प्रदेश के अंदर उन बातों को भी स्थापित कर रहे हैं जिन जिन कारण से, उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा कि हमारे रिलीजियस टूरिज्म से बढ़ावा मिलेगा, तो रिलीजियस टूरिज्म में इस बात की गुंजाइश है कि हम कहेंगे कि हर बच्चे को शिक्षा से महत्व रखना चाहिए। अब ये शिक्षा के महत्व को बताने के लिए हम उसको ये भी उदाहरण देते हैं कि उज्जैन में सांदीपनी आश्रम था। भगवान कृष्ण ने कंस को 5000 साल पहले मारा, लेकिन शिक्षा की महत्ता के लिए वो कुर्सी पे बैठने के बजाय अगर वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को क्यों नहीं शिक्षा लेना चाहिए। तो इसमें ये जो पुराने अच्छे उदाहरण से आज भी समसामयिक रूप से जिनके आधार पर लोगों को अच्छे संदेश दे सकते हैं, वो विरासत पे हमको गर्व होना चाहिए। हाँ, विकास की बात है तो अब हमने कहा कि भाई पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 55 जिलों में खुलना चाहिए। आते हमने अपनी सरकार के 1 महीने के अंदर निर्णय कर लिया कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की है, उस शिक्षा नीति के बलबूते पर हमारे हर जिले के अंदर एक अच्छा आदर्श कॉलेज होना चाहिए। नहीं, पर परसेप्शन मोहन जी ये क्यों है कि आप लोग ये विरासत 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 बोलकर हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास पर ध्यान नहीं दे रहे? विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हर कोई ये बताना चाहता है कि मैं बड़ा वाला हिंदू सीएम हूं। क्या इसमें तथ्य है? और नहीं तो आप क्या कहेंगे? आप बताइए, मैंने एक बार भी बोला कि ये आप ही बोल रहे हो, हम तो नहीं बोल रहे हैं। आपको हिंदुत्व से नफरत क्यों है? हमने कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कही। हमने तो कहा कि जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों को सबके सामने ला करके स्थापित करते हुए विकास के भी कारवा को बढ़ाएंगे लेकिन अतीत की अच्छाइयों को भी लाना चाहिए सामने। तो अतीत की अच्छाइयों को लाने में तकलीफ किसको होना चाहिए? नहीं, तो आप कह रहे हैं हिंदुत्व से नफरत, वो ये कह रहे। मैंने हिंदुत्व नहीं बोला, माफ करना, आपने बोला है। नहीं, लेकिन मुझे नफरत नहीं, मुझे गर्व है कि मुझे मैं हिंदू हूं। हाँ। मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं, पर आपने इस प्रश्न किया ना कि भाई आपको हिंदुत्व से नफरत क्यों है? जी। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए कुंभ, आपने कुंभ में जो है का बड़ा आयोजन किया है। अभी आप भी जानते हो उज्जैन में भी। कांग्रेस की दुविधा, विपक्ष की दुविधा एक जैसी है। मैं आपको अतीत का उदाहरण बताता हूं। देश आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी पार्टी के नेता थे? कांग्रेस के थे ना।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी पार्टी के नेता थे? उस वक्त पार्टी सर एक, मैं अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सी पार्टी के थे? अब पार्टी एक ही थी ना सर। तो कांग्रेस के थे ना। हाँ। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी के बाद पहला संकल्प लिया कि मोहम्मद गजनबी ने तोड़ दिया होगा सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले, जब हम कमजोर थे, देश गुलाम था, हमारी कमजोरी का लाभ ले लिया होगा। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमारा ज्योतिर्लिंग पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, और उनने निर्णय किया और पूरे देश ने स्वागत किया। ये जो कांग्रेस के लोगों ने भी किया, हम उस इतिहास को सामने ला रहे हैं। कहां हम बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं? अब इसको कोई अगर गलत अर्थ में लेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस अब इससे भी मोड़ रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात भी नहीं मानना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी सम्मान के साथ उनकी बात को नहीं समझना। तो इसमें हम क्या करेंगे? नहीं, पर नेहरू जी ने तो खत लिखकर मना तो किया नेहरू जी था। की दिक्कत ही है जो राहुल गांधी तक आ रही है। एक नेहरू जी सबसे बड़ी दिक्कत वही है। आप ही ने तो बोल दिया अब इस बात का उत्तर। कांग्रेस अपने घर के अंदर उनके अलावा किसी को मानने को तैयार नहीं। ये कांग्रेस की कमी है। नहीं, तो पर कांग्रेस की कमजोरी का हम क्या करें? पर इंदिरा गांधी तो रुद्राक्ष वो की माला टाइम में। पहनती थी। जो कांग्रेस वो लेकर आई थी, उसका चुनाव चिन्ह गाय का बछड़ा था। वो तो बहुत रीति रिवाजों के साथ। एक मिनट आप फिर थोड़ा इतिहास पढ़ के बोलो। नहीं, इतिहास मेरे तो आंखों में अरे इंदिरा तस्वीरें गांधी हैं। जी ने गाय का बछड़ा हटा के हाथ का कटा पंजा लगाया। आपको ध्यान है? इतिहास तो देख लो, आपको ध्यान में आएगा। आज तक ये चुनाव चिन्ह जो लाए ना, ये हाथ का कटा पंजा अगर कोई लाए तो इंदिरा गांधी जी लाई। कटा पंजा हाँ, ये पंजा और क्या, हाथ का पंजा उनका चुनाव चिन्ह और क्या है? आपको मालूम नहीं क्या अपने का चुनाव बैलेट पे क्या ये आता है? पंजा है, पर आपने तो उसे काट ही दिया। तो वो कटा हुआ ही है, मैं क्या करूं? पूरा हाथ है क्या? बताओ आप। अब वो पूरा तो मैं हाथ क्या- नहीं जो है, हाथ ही सिंबल कटा है, था, तो मैं पंजा क्या है। करूं? पंजा है देखो, भाई। माफ करना, हमारे यहाँ ये कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा मानते ही नहीं। अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहाँ तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो उसको नीचे कर देते, चल नहीं, जाए पर ऐसे। PM भगवान में मूर्ति कोई खंडित हो जाए तो भगवान की दया से उनका विसर्जन करना पड़ता है। कांग्रेस का विसर्जन अपने आप जनता कर रही, इसीलिए। जाते जाते अंत में एक रैपिड फायर आपके साथ मैं करने वाली हूं। आपको लाइन नहीं कहनी है, आपको शब्द कहना है। दोनों में से एक चुनना है। पहले आप कहिए हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ कहे तो आप आगे बढ़ेंगे फिर। तो हाँ में तो हाँ ही है, उसमें ना कहा है। चलिए फिर, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? उज्जैन के भोपाल? भोपाल। उज्जैन से आते हैं और भोपाल पसंद कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई, उज्जैन, क्योंकि उज्जैन अरे से भाई, मुझे भी भोपाल में मोहब्बत है। सीएम है हाँ। तो सीएम की राजधानी भोपाल है। उज्जैन वाले तो आप जरा मेरे को गौर अब करें। उज्जैन क्यों भेजना चाहती? दुश्मनों के दोस्त? बता दो यार मेरे को आप। उज्जैन तो आपका घर है, आपका पहला प्यार मेरा है, घर, मध्य मोहब्बत प्रदेश है। का घर। मध्य प्रदेश के सीएम होने के नाते से विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सीएम अपनी राजधानी को ही अपना शहर बनाए, ये एक सामान्य परंपरा है। बहुत खूब। अच्छा, आपके आराध्य देव कौन है? भगवान शिव के कृष्ण? आराध्य देव कौन है? भगवान शिव के कृष्ण? मेरे आराध्य देव भगवान शिव है। आपको तकलीफ? नहीं, अरे मैं सवाल पूछ रही हूँ और आप तो आप मैंने कह भी रही हैं तो तकलीफ। आपकी बात ही पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको सवाल अगर क्या कहते हैं उसे, थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो आप मुझे कह सकते हैं, पर मुझे तकलीफ नहीं है। नहीं, तो मैं भी तो बता ही रहा हूँ पर आपको। हाँ, आपको थोड़ा सा दुविधा में डालने में मुझे भी आनंद आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं तोल रहा हूँ आप कितनी दुविधा में डाल रहा हूँ। अच्छा, मोहन यादव को ज्यादा क्या पसंद है, राजनीति या अध्ययन? ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। मुझे सही अर्थ में तो अध्ययन का आनंद है और समाज सेवा का आनंद है। मैं जितनी सेवा करूं मुझे उतना अच्छा लगता है। ये वाला सवाल जो है मैं ऑप्शन में नहीं दूंगी, इसलिए क्योंकि और ज्यादा दुविधा में नहीं डालूंगी। लेकिन मोहन यादव का पसंदीदा मुख्यमंत्री आज की तारीख में कौन है आपके सिवा? मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री, अब मैं तो इसमें क्या बोलूँगा आपको। आप बोलेंगे। मेरी पसंदीदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जब गुजरात के थे। इसे कहते हैं एकदम खालिस राजनेता। ये आप गलती कर रहे हो। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके डाटा देखे जब वो मुख्यमंत्री बने तब के, उनके अलग अलग विभागों के। मैं 3 दिन तक 3 बार गया हूँ गुजरात, और उनके काम करने की पद्धति, उनका सीएम ऑफिस, उनका बाकी सब चीज़ों पे काम करने का, और वो सारी चीज़ों को समझने के बाद इस जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ
कि अगर मुख्यमंत्री बन के सरकार चलाना है तो मैं कांग्रेस बीजेपी के बजाय सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, वो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का राज्य संचालन का तरीका देख ले, सबके लिए कुछ न कुछ मिलेगा। अच्छी इतनी सारी बातें हैं, मुझे इस बात का गर्व है। हालिया समय में बताएंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री? अब आगे बढ़ाओ, बहुत सारी बात हो गई, दूसरी भी तो मेरे को वापस निकलना है। तो ये सवाल मैं अगली बार के लिए रिजर्व करके रख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मोहन जी, धन्यवाद, बहुत मैं धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बताना धन्यवाद। चाहती हूँ कि बहुत व्यस्त था, लेकिन मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से यहाँ पर फ्लाई करके सीधा आए हैं न्यूज़ 18 इंडिया के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर।